नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित और बहुत अंतराल के बाद आज आपको एक दूसरे के साथ ये दिखाई पड़ रहे होंगे। दरअसल एक कार्यक्रम जिसकी शुरुआत आज हमने की है, मार्केट मसाला, ये हर हफ्ते फ्राइडे को आपको एक कार्यक्रम दिखाई पड़ेगा जिसमें विवेक और मैं, हम दोनों पिछले पूरे हफ्ता जो बीत गया उसके बारे में तो बातचीत करेंगे ही, कैसा रहा हफ्ता, क्या रहा एक्शन, किस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और किस तरह की डिटेल होंगी, कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट होंगे, कौन कौन से स्टॉक्स होंगे, उन पे बात करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अब धीरे धीरे अब हम अगले वित्तीय वर्ष में जा रहे हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष की जो शुरुआत कर रहे हैं वो इस नए कार्यक्रम के साथ हम करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ हुआ इस पूरे हफ्ते और बाजार में। सुमित, आई थिंक हम 10 साल 11 साल बाद एक साथ बैठकर कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत विवेक और मैं अपने करियर की शुरुआती जॉब में एक साथ थे और शायद आज 15-17 साल साथ रहने के बाद अब 8-10 साल बाद हम दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक बिल्कुल साथ। बिल्कुल, और बड़ा ये मेमोरेबल मोमेंट है और ये दर्शकों के लिए भी, क्योंकि देखिए हम दोनों की एक्सपर्टीज थोड़ी अलग अलग है। मैं बता दूं कि हम दोनों ने अपनी करियर की शुरुआत मीडिया में एक साथ की, लेकिन अच्छी चीज ये रही कि सुमित डेटा में डेटा मास्टर कहे जाते हैं और मैंने अपनी जो जर्नी रखी थी वो फंडामेंटल एनालिसिस पर, डेटा को एनालिसिस करने पर मेरा ज़्यादा फोकस रहा और वर्ल्ड न्यूज़ और जितनी भी फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं उन सब पर मैंने थोड़ा कोशिश की है अपनी लाइफ में। तो शुरुआत करते हैं डेटा मास्टर हमारे सुमित जी के साथ। सुमित, बताएं क्या है। तो देखिए, पिछला हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग हफ्ता था क्योंकि अब तक जो हम सिचुएशन देखते आए हैं बाजार की वो बहुत ही ख़राब थी। फरवरी बहुत ख़राब बीता, मार्च का फर्स्ट हाफ बहुत ख़राब बीता, लेकिन सेकंड हाफ से थोड़ा रिस्पाइट आना शुरू हुआ। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये रही कि एफआईज लौटे, सबसे बढ़िया चीज़। मतलब आप ये समझिए कि 15 मार्च तक या रादर कह लीजिए 20 मार्च तक एफआईज का नंबर नेगेटिव था, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही एफआईज ने इस तरह की जम के खरीदारी की कि वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव में पलटता हुआ दिखाई पड़ा, जिसके दम पे इस पूरे हफ्ते में निफ्टी 1.5% की पॉजिटिव ग्रोथ रही, निफ्टी सेंसेक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो बाजार में हर आदमी कह भी रहा था, जो जानकार कह भी रहे थे कि बैंक्स में एक अच्छी वैल्यू है, वो बैंक्स की वैल्यू दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंक चले इस बारी सबसे ज़्यादा इस हफ्ते में, बैंक्स, निफ्टी बैंक चले, निफ्टी फिनेंशियल चले, तो ये थोड़ा दारोमदार संभालते हुए दिखाई पड़े। तो यहाँ से होप तो आई कि क्या बाजार का बॉटम बन गया है, क्या रिवाइव होगा, क्या एफआईज लौटे हैं, ये अब तक तो ठीक ही दिख रहा है। लेट्स सी ये नंबर अब आगे अप्रैल में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। तो पहली चीज़ तो ये इंटरेस्टिंग नंबर रहा। और इस पूरे हफ्ते में और भी बहुत सारे इवेंट होते हुए दिखाई पड़े, जैसे स्टॉक स्पेसिफिक इंडसइंड बैंक भी आया बीच में, स्टॉक स्पेसिफिक बीएससी भी रहा जो कि स्टार परफॉर्मर बना। तो ये सब अलग अलग चर्चाएं रही। लेकिन ये विवेक, बैंक्स में क्या हो रहा है? मतलब हर जानकार कह रहा है कि बैंक सस्ता है, पीएसयू बैंक सस्ते हैं, सबसे सस्ते हैं और चले भी थोड़ा बहुत, लेकिन इस बाजार में बैंक सस्ता होकर भी वो वैल्यू नहीं पा रहा है बिल्कुल जो उसे पानी चाहिए थी। तो लग रहा है क्या हो गया बॉटम बैंक का? देखिए, बैंक्स में पीएसयू बैंक्स तो आप जो बात कर रहे हो, बिल्कुल वहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आज भी अट्रैक्टिव है और उनको उतनी वैल्यू कभी मिली ही नहीं। वो 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ जाते हैं, उतनी इज्जत बहुत होती है उनकी। और जबकि आप प्राइवेट बैंकिंग की देखोगे तो वो 3-3, 4-4 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर चलते हैं। अगर आप लेकिन इस पूरी रिकवरी में देखोगे सुमित, तो आईटी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। आईटी ने आपको कहाँ संभाला था? इलेक्शन के बाद दिसंबर तक पूरा आईटी संभाल कर ले गया। इस बार जो पूरी रिकवरी का दारोमदार रहा वो बैंक निफ्टी पर रहा, पूरा बैंक निफ्टी घुमा कर ले गया। और उसमें भी जो लीडर्स रहे, अगर आप मार्च का डेटा तो आपने ज़्यादा अच्छे से देखा होगा कि पूरे फिस्कल ईयर का, तो इस बार के जो 3 मैं टॉप गेनर्स देख रहा था जो इंडेक्स के, उसमें से 2 टॉप गेनर बैंक ही हैं और तीसरा भारतीय एयरटेल ऑफ कोर्स। तो ये इस बार जो लग रहा है कि बैंकिंग शेयरों में, देखिए अर्थव्यवस्था में जब भी रिकवरी आती है तो बैंकिंग ही सबसे पहला पिलर होता है, तो पहले पिलर पर ही बाइंग आ गई, ये सबसे अच्छी चीज रही। तो एक और चीज थी इस हफ्ते में, लास्ट वीक में एक्सेंचर के नंबर्स आए थे शुरुआत में, मतलब फ्राइडे को आए थे, लास्ट फ्राइडे को, लेकिन उसका रिएक्शन इस हफ्ते में देखने को मिला। और आईटी में चाहे लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, सबकी कायदे से धुलाई हुई है। चलो थोड़ा बहुत आईटी संभलता रहा, बीच बीच में एक एक दिन में टिक्स आते रहे उसमें, लेकिन ओवरऑल आईटी में अगर आप टीसीएस देखोगे 4400 का टीसीएस टूट के आ गया, कहीं 3400-3500 रुपए, या बिरला सॉफ्ट भी इतना टूट रहा है, या एलटीआईएम टूट रहा है। सो आईटी में भी अब जो जूस था एक्चुअल, वो लग रहा है कि अब थोड़ा खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये टूटने वालों में सबसे कम टूटा हुआ सेक्टर है। बिल्कुल सुमित, देखिए आप देखो ना कि यूएस का, मैं कल एक डेटा मैंने शेयर भी किया दर्शकों के साथ अपने शो में,
S&P 500 2023 के बाद पहली बार इस बार Q1 में नेगेटिव बंद हो रहा है। दैट मीन्स कि अमेरिका में प्रॉब्लम आ रही है उनके मार्केट में, इसका मतलब है कि इंडियन आईटी को तो आएगी ही आएगी। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, जब जब यूएस मार्केट नहीं चलता तो हमारा इंडियन आईटी पिटा हुआ होता है। कारण सिंपल है कि यूएस से अर्निंग आती है 60 to 70%, वो अर्निंग पर हिट लगना लोग तय मान लेते हैं और उनकी धुलाई हो जाती है। वही हो रहा है इंडियन आईटी के साथ इस समय। और आप मुझे बताइए कि ये जो एफआईज लौटे हैं, क्या बात हो रही है कि ये परमानेंट लौटे हैं या फिर गच्चा दे जाएंगे? नहीं देखिए, आए तो हैं, अब पूरी तरह से आए हैं कि नहीं आए देखना मुश्किल है। देखिए अभी तक की जो एफआईज के नंबर थे उसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पिछले हफ्ते का जो आपने एफआईज का फ्राइडे का नंबर देखा वो फुटसी रीबैलेंसिंग की वजह से था, जिसकी वजह से आपको एक बड़ा नंबर दिखाई पड़ा। इस बार जो परसों कल का नंबर देखा उसमें एक बड़ा रीबैलेंसिंग सेमी एनुअल रिव्यू निफ्टी का था। तो ये दोनों रिव्यूज के बीच में एफआईज का नंबर बड़ा दिख रहा है। बीच बीच में एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, ये एक सुकून की बात है कि एटलीस्ट खरीदारी तो कर रहे हैं, कुछ तो खरीदारी हो रही है। एक इंटरेस्टिंग नंबर, अभी मैं विवेक से बात कर भी रहा था शो में आने से पहले, वो था एडवांस डिक्लाइन का नंबर। ये नंबर बहुत कम लोग ट्रैक करते हैं, लेकिन ये मंथली बेसिस पे अगर आप एडवांस डिक्लाइन का नंबर देखेंगे तो ये 5 महीने बाद ऐसा एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में आया है। हर बार एडवांस डिक्लाइन जब भी 1 के ऊपर होता है तो ये माना जाता है कि बढ़ने वाले शेयर ज्यादा रहे, गिरने वाले शेयर कम रहे 1 के ऊपर रहने पे। लेकिन पिछले 4 महीने से ये नंबर 1 के नीचे था, 0.9, 0.8, पॉइंट समथिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग नंबर था फरवरी में, ये था 0.72। ये 0.72 का नंबर आखिरी बार देखा गया था कोविड के लोज में, और वहां से ये नंबर अब देखा गया और उसके बाद ये नंबर वापस अब 1 के ऊपर आया है। तो ऐसा लग तो रहा है कि एडवांस डिक्लाइन देख के कि शायद हम बॉटम के इर्द गिर्द हैं। सुमित, मैं इस डेटा का कायल हो गया, क्योंकि जब तुमने मुझे अभी बताया इस शो में आने से पहले 0.72 इस बार आपने दिखाया कि फरवरी में लगा, फरवरी। उससे पहले मार्च 2020, आप देख लीजिए कि मार्च 2020 में निफ्टी का लो लग गया था। इस बार फरवरी 2020 में जो आप मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि जो निफ्टी का बॉटम बन गया था, मार्च से तो एक रिकवरी शुरू हो गई थी, रुक गया था मार्च मार्केट। फिर तुमने बताया था कि एक 2008 में भी, तो ये जो 0.72 से पहले का नंबर है वो सीधे 2008 में आया था 0.58। तो इतना खराब नंबर हम पहले कोविड में वहां देख चुके हैं, 2008 की मंदी में, उसके बाद कोविड में, और उसके बाद अब। एडवांस डिक्लाइन जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको ये समझा दिया जाए कि हर एक शेयर के आगे कितने शेयर गिरने वाले या बढ़ने वाले हैं, और ये ब्रॉडर मार्केट की स्थिति समझाता है। आपको कई बार ऐसा दिखाई पड़ेगा कि शायद निफ्टी नहीं हिल रहा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आधा हो चुका है। वो क्यों होता है? क्योंकि एडवांस डिक्लाइन के फेवर में चले गए, इसलिए आपका पोर्टफोलियो ज्यादा टूट गया निफ्टी के कंपैरिजन में। तो ये स्थिति आपको ब्रॉडर मार्केट ज्यादा बेहतर समझाएगी, और ये स्थिति हमने खराब होती देखी, सबसे बुरी स्थिति हमने फरवरी में देखी थी। बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग डेटा है, और जब भी आप ये याद कर लीजिएगा, कुछ ट्रिगर होते हैं ना कि एफआईज की जब सेलिंग बिल्कुल इंटेंस हो जाए तो समझ लो अब ये रुकने वाली है। और जैसे कहते हैं कि दिया फड़फड़ाता है तो बुझने से पहले, हाँ, तो वो सिचुएशन होती है। जब सबसे ज़्यादा एडवांस डिक्लाइन वाला डेटा खराब हो जाए तो समझ लो ये लास्ट मंथ है या आने वाला है अब वो मंथ जहाँ पर कि हमारा ये बाइंग शुरू होने वाली है। लेकिन सुमित, अब चूंकि बात ये है कि जो नेक्स्ट वीक है ना, ये बहुत क्रूशियल है। उससे पहले मैं अगले हफ्ते एक इंटरेस्टिंग और बात आपसे पूछना था मुझे। पिछला हफ्ता जो था वो डिफेंस के नाम रहा। मतलब किसी ने रियलाइज किया या नहीं किया, लेकिन डिफेंस शेयरों में एकाएक बाउंस आया, और धीरे धीरे वो बाउंस को सपोर्टिव रेलवेज भी देने लग गया, या वो छोटे छोटे सेगमेंट्स या पीएसयूज, बीएचईएल, एनबीसीसी टाइप चलने शुरू हो गए। तो ये लग रहा है क्या कि डिफेंस, रेलवेज, पीएसयूज के बॉटम तो एटलीस्ट बन गए? देखिए, मैं 2 बार अपने शो में इस पर बात कर चुका हूँ। डिफेंस में हुआ क्या, एक तो आप पी मल्टीपल आप काफ़ी देखते हैं, मैं आपकी रील्स वगैरह देखता हूँ कि 60 के पी मल्टीपल से अब ये टूट के आधे हो गए। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है कि मार्च जो होता है ना महीना, उसमें डिफेंस के बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं। गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है डिफेंस में, काफ़ी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मार्च के एंड में, जहाँ पर कि आया कि भाई डिफेंस पर जो स्पेंड है गवर्नमेंट का वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए रहा है। AON होता है, तो वो ऑर्डर्स के इक्विवेलेंट ही होता है, तो उतने ऑर्डर मिल गए हैं कंपनियों को, तो उससे एक थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ। आज ही मैं HAL पे बात कर रहा था, 3046 का लो लगाया इस काउंटर ने, आज आई थिंक 4200 की रेंज पर बंद हुआ। तो दैट मीन्स कि अपने लो से ऑलमोस्ट 40% की रिकवरी 3 मार्च से लेकर
28 मार्च तक 25 दिनों में 25 दिनों में ट्रेडिंग सेशंस तक और कम हो गए। आप और बाकी डिफेंस शेयर ले लीजिए, एक गार्डन रीच हो गया, ये इसीलिए रिकवर हो रहे हैं क्योंकि जो रिकवरी आ रही है वो बिकॉज ऑफ ऑर्डर्स इंप्लीमेंटेशन आ रही है। और HAL में जो अच्छी रिकवरी आई है वो तो उनके लिए लाइफलाइन ही मिल गई है कि उनको एक वो विमान बनाते हैं और लड़ाकू विमान बनाते हैं, उनके इंजन ही नहीं मिल रहे थे उनको GE से, अमेरिका वाली, तो अब वो इंजन मिल गया तो उनको इंजन ही मिल गया, एक्चुअली इंजन में मिल गया, फ्यूल मिल गया उनको। तो ये सारी चीजें रही हैं। और देखिए जब एक पॉकेट भागती है ना तो जो बाकी पॉकेट पिटी हुई होती हैं तो लोग सोचते हैं ये नहीं चलिए तो इसको भी खरीद लो। जब उसमें रेशनल नंबर जाकर ढूंढोगे तो मुझे लगता है कि रेलवे पे अभी ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिला, लेकिन हाँ डिफेंस को जरूर मिला। डिफेंस का चलना तो लॉजिकल था, रेलवे का चलना कितना लॉजिकल था आई डोंट नो। नहीं, तो इसमें आपको दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए, कि विवेक और मेरे करियर में पहले टीवी पे विवेक आए थे। 1 महीना पहले विवेक टीवी पे आए थे, फिर मैं आया था और विवेक ही मुझे साथ में ले आके समझाते थे, देखो ऐसे ऑन एयर जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये पहला पार्ट। दूसरा, जो ये ऑर्डर की सिचुएशन में बोली नहीं कि मार्च में आमतौर पे ऑर्डर आते हैं, ये बात भी मुझे विवेक नहीं समझाई थी बहुत साल पहले, कि कंपनियों का जो लॉग होता है वो दिसंबर तक वो पूरा जितना होता है करते रहते हैं, लेकिन जो बचा हुआ लॉग होता है वो उनके पास आखिरी के 3 महीने होते हैं जिसमें उन्हें पूरा करना होता है। सो वो जनवरी, फरवरी, मार्च, स्पेशली मार्च में बचा हुआ पूरे साल का ऑर्डर जो होता है, जो उन्हें देना ही होता है, वो सारा डिस्पेंस कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों ने गौर किया होगा, सारे इंफ्रा कंपनी, IRB, NCC या GR इंफ्रा या से कोई और इंफ्रा कंपनी या कोई डिफेंस कंपनी या कोई रेलवे कंपनी, आपने मार्च में उसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर देखे होंगे, क्योंकि सबके सेगमेंट के कुछ कुछ पेंडिंग पड़े रहते हैं ऑर्डर्स। वो ऑर्डर का सारा डिसबर्समेंट वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के टाइम पर देते हैं, तो इसीलिए आपको बड़े ऑर्डर इस टाइम पे दिखे और इसीलिए शायद वो एक बड़ी वजह बन गई शेयरों के ट्रिगर के तौर पर। बिल्कुल। एक और नाम, उस पर बात करने के बाद फिर हम चलते हैं अगले हफ्ते, वो है, भले इसका इंपैक्ट अगले हफ्ते ही आएगा वैसे स्टॉक का, वो है BSC। 30 तारीख को इसकी बोर्ड बैठक है बोनस को लेके, इस कंपनी का दूसरा बोनस है एक बायबैक के बाद। तो शेयर तो क्या चल रहा है, 73-74 हजार करोड़ की मार्केट कैप पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट देश की 120वीं 110वीं कंपनी बनने को ये तैयार है, और क्या ही तेजी आई है स्टॉक में। लेकिन इस तेजी में क्या हम सारे ट्रिगर डिस्काउंट कर चुके हैं? क्या अब हम टॉप के इर्द गिर्द कहीं घूम रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का पब्लिक में प्यार है BSC को लेके, वो अब डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे जाता जाता वो दिख रहा है। बिल्कुल सुमित, आज भी मेरी बात हो रही थी BSC पर ही, मैं भी उसी शेयर को, देखिए जब भागता है शेयर तो कॉमन है, अब हमारे पास भी वही 15-20 शेयर होते हैं। BSC में 2 चीजें, एक तो उन्होंने बड़े समय पर बोनस की घोषणा कर दी, 2022 में लेकर आए थे 2:1 का, और अब 2025 में ला रहे हैं। दूसरा, रिजर्व भी ठीक ठाक पड़े, करीब 2500-2700 करोड़ रुपए के रिजर्व पड़े हुए हैं, तो बोनस भी मिल ही जाएगा ठीक ठाक सा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि NSE के IPO का डेफरमेंट होना 2 साल के लिए, वो इसके लिए संजीवनी का काम कर गया। पहले हम इसलिए चल रहा था BSC की इसके NSE का IPO आ रहा है, अब इसलिए चल रहा है कि NSE का IPO नहीं आ रहा है। नहीं, पहले जो चल रहा था, पहले तो मार्केट की रिकवरी में सब चल रहे थे, तो किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। उसके बाद BSC में अब क्या हुआ, इनकी एक तो एक्सपायरी वाला जो चीज थी कि एक्सपायरी में ही दोनों एक्सचेंजेस में कंपटीशन हो गया। अब उसमें थोड़ा सा जो जिस तरह से BSC पिछड़ा हुआ था ना एक समय पे, जब हमने शायद अपने करियर की शुरुआत की थी दोनों ने, उससे लेके आज आप BSC को देखोगे तो बहुत बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। और NSE के ऐसा नहीं है कि BSC भाग रहा है, NSE के IPO की अगर आप वैल्यूएशन देखोगे नॉन लिस्टेड मार्केट में वो भी ऊपर चला जाता है, लेकिन वो गिर कैसे जाता है, जब उसको पता लगता है कि नहीं अभी 2 साल और IPO नहीं आ रहा, तो वहां उसको सेटबैक लगता है। वरना तो IPO की वैल्यूएशन आप देखो, जो OTC मार्केट है, NSE का IPO का प्राइस वहां पर OTC मार्केट में कहां पहुंच चुका है, उसकी वैल्यूएशन अलग पहुंच चुकी है। तो ये चीज है BSC में, मुझे जो लगता है, आप केवल BSC मत देखो, आप HDFC AMC का उठाकर देखो, पिछले 1 हफ्ते में कितने अपग्रेड्स आ रहे हैं, कितने सारे ब्रोकरेज हाउस है। दैट मीन्स कि जो जितने भी बड़े रिसर्च हाउसेज हैं, वो म्यूचुअल फंड की AMCs और ये हमारे एक्सचेंजेस वाले शेयर, इन सभी पर बुलिश होते जा रहे हैं। दैट मीन्स कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी की होप पूरी तरह से आ चुकी है। और ये डेटा कब पलटा, जब आपके FIs बायर बने 18 मार्च को। एग्री। तो नजरें बदलती नज़ारे बदल गए, ये आप मान के चल सकते हैं। खैर, अब आते हैं अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के ऊपर। तो विवेक तो आपको बहुत सारे ट्रिगर बताएंगे, लेकिन सबसे इमीडिएट ट्रिगर जो सामने खड़ा है वो है ऑटो सेल्स के नंबर्स। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, अब हम जब नेक्स्ट सेशन में पहुंचेंगे 2 तारीख के अराउंड, तो पहला सेशन ही आपके सामने जो खड़ा होगा उसमें ऑटो सेल्स के नंबर होंगे, 1 से 2 तारीख के अराउंड आ जाएंगे।
तो ऑटो सेल्स के नंबर इस बारी ना कोई ट्रिगर है, ना कोई प्राइस हाइक का इम्पैक्ट भी आ ही जाएगा इस बारी, तो जो उन्होंने किया होगा। क्या नंबर माने वहाँ पे? देखिए कुछ मिक्स सेट ऑफ नंबर दिख रहे हैं सुमित। मंथ ऑन मंथ थोड़े वीक दिख रहे हैं और माफ कीजिएगा ईयर ऑन ईयर थोड़े ठीक लग रहे हैं। मतलब 1 से 2%, 4% की ग्रोथ इस तरह की देखने के लिए मिल रही है। टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस एज ऑलवेज थोड़ा लीड करता हुआ दिख रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ वहाँ पर आएगी। हीरो मोटो और बजाज ऑटो में कोई खास फ्लैटिश सी सेल्स रहेगी। हो सकता है किसी की पॉजिटिव आ जाए 1-2%, किसी की नेगेटिव आ जाए, इस तरह के एस्टिमेट्स है। मारुति में भी यही है, 3% के अराउंड इनकी सेल्स इंक्रीज कर सकती है। हुआ क्या है कि डीलर एंड पर ना इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए, अपनी बुक्स को ठीक करने के लिए थोड़े से ईयर एंड डिस्काउंट देते हैं। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड वाले डिस्काउंट दे रहे हैं, एक डिस्काउंट देते हैं दिसंबर में, प्राइस हाइक के साथ प्राइस जो हाइक, देते हैं, हाँ पुराने ठीक है। मॉडल पे। एक इस बार डीलर एंड पे मिल रहा है, ये कंपनियों ने नहीं किया, डीलर एंड पर। तो डीलर एंड अपनी इन्वेंट्री निकालने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हो सकता है कि डीलर एंड पर थोड़ी सी सेल्स इस बार उतनी खराब ना है जितना कि मार्च के फर्स्ट वीक में दिख रही थी ना स्थिति, उतनी शायद खराब नहीं आएगी सेल। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा होगा। मैं वैसे पढ़ देता हूँ। बजाज ऑटो की ग्रोथ करीब 1% की देखने के लिए मिलेगी, हीरो मोटो की 2%, टीवीएस की 11%, मारुति की 3%, हुंडई की 2%। M&M के डेटा ये देखिए, अब रूरल इकोनॉमी से रिवाइवल, अब आप FMCG थीम भी ध्यान रखना। अगर M&M का डेटा आ गया, आएगा डेटा M&M का, लेकिन थीम कौन सी चलेगी? FMCG भी, क्योंकि 16% की ग्रोथ वहां पर अगर आ गई M&M में, तो लोगों को लगेगा कि हाँ कंजम्पशन थीम जिंदा है इंडिया में, और खासतौर से रूरल की तो कम से कम जिंदा है। टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के डेटा शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे, वहां तो पर इसमें डीग्रोथ दो नंबर्स पे बात करने मुझे लग रहा है सही होगा। एक तो ईवी में बजाज ऑटो, हाँ और ईवी में ही ओला। तो ईवी में सबको उम्मीद थी ओला से, लेकिन ओला से बेटर बजाज ऑटो कर गया और वो लार्जेस्ट प्लेयर बन गया ईवी का टू व्हीलर स्पेस में। तो ओला हिट खाता रहेगा ऐसे ही? देखिए, ओला पर जो हमारी बात हुई है वो यही है कि इनकी एक जो गीगा फैक्ट्री शुरू होने वाली है वो मई में, तो वो जब भी शुरू होगी, अप्रैल मई में जब भी शुरू होगी, वो इनके लिए संजीवनी का भी काम कर सकती है और इनके लिए आखिरी डिजास्टर भी हो सकती है। अगर वो नहीं चला इनका उसके बाद, तो फिर मामला बहुत दिक्कत में है। और अगर चल गया तो यही बॉटम भी है। तो यही चीज है कि मतलब ये बॉटम भी बन सकते हैं शेयर के, कि कंपनी के साथ जो खराब हो रहा है और जो होना था वो हो चुका, अब कंपनी फाइनली ट्रैक पर आ जाएगी। एक और चीज, ये अभी ऑटो सेल्स के नंबर से याद आया, हुंडई सबसे बड़ा आईपीओ भी था। अब वो टूट टाट गया, चलो प्रमोटर ओवरहैंग भी है, वहां बिकना है बड़ा स्टेक। आईपीओ मार्केट क्या रिवाइव करेगी? लग रहा है क्या? बहुत दिन हो गए, 1 महीना हो गया आईपीओ आए हुए भी, लग रहा है अप्रैल से आना चाहिए वापस आईपीओ। देखिए, हुंडई का मैंने अभी हाल फिलहाल में एक थोड़ा सा डेटा पढ़ा था। उनकी ना अगले 2 साल में कैपेसिटी डबल करने की प्लान है, और 2030 तक वो अपनी कैपेसिटी को आई थिंक 4 गुना कर रहे हैं। करीब 8.5 लाख कार वो अभी मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी रखते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो कई नया मॉडल लॉन्च करते थे और उसमें बहुत ज़्यादा डिलीवरी नहीं कर पाते थे ऑन टाइम, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। तो अब क्या है कि अब वो कैपेसिटी डबल कर लेंगे, तो एक्चुअल हुंडई 2 साल बाद दिखनी है आपको, या 1 साल बाद, जब मार्केट उसको डिस्काउंट करना शुरू करेगा। अभी कुछ रिपोर्ट्स ने उसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। तो ये हुंडई के लिए मतलब जो मुझे लगता है, जो हमने रिपोर्ट्स भी पढ़ी, कि आईपीओ में जिन लोगों को सेटबैक लगा है 1900 सम रेंज पर जो उन्होंने आईपीओ आया था, है ना, तो वो अभी शेयर नीचे आ गया, तो उनको होल्ड करना चाहिए। इट्स ए वेरी गुड कंपनी, गुड मार्केट शेयर, 18 to 34% उनका मार्केट शेयर अलग अलग कैटेगरीज में है। तो वहां पर जैसे जैसे इनके पास फैक्ट्री से नया आउटपुट आएगा तो इनको मार्केट शेयर ग्रैब करने में आसानी होगी। और हुंडई की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है, रियलाइजेशन है पर कार, वो करीब 8.5 लाख रुपए पर कार आता है। मारुति का आता है 5.5 लाख। दैट मीन्स कि इससे पता लगता है कि आप कौन प्रीमियम कमा रहा है मार्केट में। मार्केट में प्रीमियम कार कौन बेच रहा है? हुंडई बेच रहा है। मारुति को सेल्स में टक्कर नहीं दे सकती हुंडई। लेकिन तो इसमें एक नंबर मैं और जोड़ देता हूं, हर रोज 4500 गाड़ियां बेचता है मारुति और हर रोज 1700 गाड़ियां बेचता है हुंडई, लेकिन रियलाइजेशन आप सुन रहे हो ना, ज्यादा बेटर हुंडई का है। इसीलिए नंबर बड़ा भले मारुति में दिखेगा, लेकिन जो रियलाइजेशन है वो हुंडई में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलो, ये तो रहा पहला ट्रिगर जो आया है ऑटो सेल्स के नंबर। दूसरा एक और सबसे बड़ा ट्रिगर जिसके मित्तल साहब महारथी हैं, वो है अर्निंग सीजन। वो भले ही अगले हफ्ते तो नहीं आएगा, इतना इम्पैक्ट करेगा, लेकिन वो भी अप्रैल का सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि अप्रैल का पूरी एक्सपायरी जो है
वो यही तय करेगी कि अर्निंग कैसे आने वाली है। और इस अर्निंग के बाद फिर वो मॉनसून वाले नंबर शुरू हो जाते हैं, तो ये पहले ही डिस्काउंट किया जाएगा। Q3 बहुत ही बुरा था, तो उम्मीद लगा रहे जानकार कि शायद Q4 उतना बुरा ना हो, केस टू केस बेसिस पे बदल सकता है। क्या लग रहा है, ये कैसा रहेगा अर्निंग? सुमित, इस बार ना Q4 एक तो डेटा आ रहा है, तो Q4 में कंसोलिडेटेड कंपनियों को रिजल्ट देने पड़ते पूरे साल का, तो थोड़ा सा कंपनियां थोड़ा टाइम लेती हैं। जो रिजल्ट्स हर बार हम जीएम ब्रूवरीज से शुरुआत करते हैं, हम कब से देखते आ रहे हैं, 15-20 साल हो गए, वो 5-6 तारीख तक में रिजल्ट देती थी, इस बार 15 को दे रही है। जो इन्फोसिस 10-12 तारीख में रिजल्ट दे देती थी, वो इस बार आई थिंक 17 तारीख को आ रहे हैं। 17 को आ रहे हैं, ठीक है। अभी टीसीएस का भी डेटा आई थिंक आया नहीं है। टीसीएस 9 तारीख को वेबसाइट पे डाल के रखता है, शायद से 9 के बीच में 9 को दे देगा, चलिए ठीक है। टीसीएस से आपको 30% आईटी कवर मिल जाएगा। जिस दिन टीसीएस के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन 30% आईटी को पता लग जाएगा कि कैसा रहने वाला है आउटलुक। और जिस दिन इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे उस दिन तो समझ लीजिए 60 to 70% हो गया, बाकी जो 30% है वो विप्रो, एचसीएल, वो सब निपटा लेंगे। इस बार के जो मैं अभी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो ये Q4 रहेगा, ये 4% की ग्रोथ ही रहेगी केवल YOY बेसिस पर, निफ्टी में, जो आईटी के रिजल्ट्स में। आईटी में, ठीक है। और उससे खराब क्वार्टर रहेगा आईटी का अगला, ओके, अप्रैल जून, Q1। तो अब मार्केट को पता है Q4 रिजल्ट्स खराब आने, ज्यादा कुछ आने नहीं है, और Q1 और खराब आने हैं, तो अब आईटी का क्या ही होने वाला है, आई डोंट नो। ठीक है, तो मतलब ये रिजल्ट सीजन आईटी के प्रोस्पेक्टिव से तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन जो बचे हुए सेक्टर जैसे सीमेंट हुआ, केमिकल हुआ, जिनकी ऑलरेडी एशियन पेंट जैसी कंपनियां हुई, या जो ऑलरेडी बेचारे बहुत टूटे पड़े हैं, हाँ, इन सिचुएशन में कितना वर्स्ट आ भी जाए तो हम क्या देखें? देखिए, उसमें तो मुझे यही लगता है कि जो आप अगर सीमेंट कंपनी है, सीमेंट का सिक्लिकल वाला मामला है, तो ये क्वार्टर तो अच्छा रहना चाहिए लॉजिकली, वॉल्यूम वाइज। मानसून से पहले की मानसून से पहले सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फुल स्विंग्स में होता है, प्लस ईयर रेंडर भी होता है, तो क्वार्टर का इंप्लीमेंट भी होता है। बिल्कुल, तो सीमेंट ठीक रहना चाहिए। बैंकिंग में क्या है कि बैंकिंग में सारी चीजें इन प्लेस है, सीआरआर का बेनिफिट भी मिला, प्लस जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन ओएमओ के जरिए जो आरबीआई ने किया, तो उतना ज्यादा प्रेशर बैंक्स पर नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे ऑन द पॉजिटिव साइड मे बी। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है पर सुमित, अभी वो हमने भी हमारे वो सबसे बड़ा ट्रिगर, वो जिसकी बात कर रहे हैं वो असल में वो यहाँ से नहीं होगा, वो ट्रम्प साहब अपना ट्रम्प बजाएंगे और उससे पता चलेगा कि चलो होना क्या है। बिल्कुल। अब तक दो तरह के खेल हो रहे हैं। एक तरफ हमें लग रहा था कि वो सिर्फ डरा रहे हैं, वो सिर्फ बोल रहे हैं, करेंगे नहीं, लेकिन अब की बारी उन्होंने कर भी दिया। एक ऑटो में उन्होंने टैरिफ मार दिया और उसका इंपैक्ट हम टाटा मोटर और बाकी सब पे देख भी गए। तो ट्रम्प टैरिफ, इसकी स्थिति क्या होगी? कल मैं सुनील सुब्रमण्यम साहब से बात कर रहा था, वो सुंदरम म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने ये बात बोली कि सुमित, ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, हाँ एग्जैक्टली, ही नोज कि कैसे धंधा चलाना है। मोदी जी भी संभाल ही लेंगे कुछ ना कुछ, वो भी गुजरात से कर चुके हैं। तो हो सकता है ये सिचुएशन खराब क्रिएट हो सबके लिए। इंडिया को कुछ हद तक वो कहेंगे तुम मुझे ए दो मैं तुम्हें बी दूंगा टाइप सिचुएशन बना के इसे ईज ऑफ करके निकल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये इमीडिएट नी जग जो है, क्योंकि इतना अनसर्टेन है, पता नहीं क्या आने वाला है, तो क्या आंकड़े कह रहे हैं? देखिए आंकड़े, देखिए मेरी भी एक बड़े अच्छे मुंबई में बात हो रही थी, एक्सपर्ट है, मैं उनको काफ़ी रेस्पेक्ट देता हूँ। उन्होंने बोला कि डील तो हो चुकी है इंडिया और अमेरिका की, ये एफआईज ऐसे ही नहीं लौट कर आए हैं। एक्चुअल में वो वेनेजुएला वाला जो ट्रिगर है ना, वो मेन काम कर गया शायद। देखिए जब मोदी जी गए थे बॉडी लैंग्वेज अलग थी। ये पॉडकास्ट उन्होंने अभी ट्रम्प साहब ने अपनी टीम को दिया, जो मोदी जी ने उनको भेजा, फिर मोदी जी उनके सोशल वाले हैंडल पर भी चले गए, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। 25 से 28 मार्च के बीच में यूएस का डेलीगेशन आया हुआ था जो कि इस सब चीज़ों पर बात भी कर रहा था, तो ये सारी ड्यूरेशन में एफआई भी आया, एफआईज भी आ गया। तो एफआईज कभी बिना पढ़े नहीं आते। सिंपल चीज़ होती है, जब एफआईज आ जाए तो पढ़ना छोड़ दो, शेयरों पर दिमाग लगाओ, सिंपल हो जाता है। अब समय आ गया कि ये मैक्रो वैक्रो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब तक एफआईज हैं, जब तक देखो बस एफआईज का रात को आंकड़ा देखो, अपनी कंपनियों का एनालिसिस करो और सो जाओ, और फिर सुबह को उठ के जो करना है आपको, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो करनी है वो करो। तो यही है ट्रम्प की नीति। देखिए 500 बिलियन का वो कह रहे हैं कि जी हम इंडिया और अमेरिका 500 बिलियन तक का अपना ट्रेड लेकर जाएंगे 2030 तक, यानी कि यहाँ से 3-4 गुना। तो
कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ तो बातें हुई होंगी, ये ऐसे ही थोड़ी नहीं हो रहा है। तो कोई सेक्टर इस पर नजर रखी जाए इसमें? देखिए, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्सटाइल है, फार्मा है, इन तीनों पर नज़र रख लेते हैं। ऑटो पर उन्होंने टैरिफ लगा ही दिया, उन्होंने स्टील पर टैरिफ लगा दिया, उन्होंने एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिया। अब 2-4 सेक्टर और बचे, उन पे भी लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंडियन मार्केट तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है ये टैरिफ वेरिफ की कहानी के लिए। जापान, कोरिया, इन सब पे फ़र्क पड़ेगा, हो जाएगा, देख लेंगे। कोई और ट्रिगर जो अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट हो? बस छोटा एक डेटा और है, पीएमआई, जो कि मुझे लगता है कि वो भी ठीक ही रहेगा। 56 की रेंज में फरवरी आया था, 57 की रेंज में हो सकता है मार्च आ जाए, हो सकता है उसके आसपास ही रहे, मतलब 56 भी आ सकता है, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च में थोड़े 31 दिन मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइम मिल जाता है और एक्स्ट्रा 3 दिन, तो उसकी वजह से डेटा थोड़ा सा सुधर सकता है। तो वही बस एक मंथ ऑन मंथ बेसिस पर वो डेटा है जो कि थोड़ा सा डेटा टू वॉच है। बाकी हाँ, आरबीआई की पॉलिसी 9 अप्रैल को वो है, लेकिन वो 9 अप्रैल को होगी। जब तक तो पहले तो अगले हफ्ते में आ जाएंगे, हाँ, हम वो भी अगले ट्रम्प- हफ्ते आ जाएंगे तब तक। हम अगले हफ्ते आ तो 9 अप्रैल को एक वो ट्रिगर है, और दूसरा 10 अप्रैल ऑनवर्ड्स या 11 अप्रैल ऑनवर्ड्स वो एमफी का नंबर भी आ जाता है, जिसमें म्यूचुअल फंड के आंकड़े रहते हैं। पिछली बार एसआईपी में ड्रॉप था, देखते हैं इस बार क्या नंबर आता है। तो ये सब कुछ आंकड़े रहेंगे, लेकिन उन पर आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस कार्य को ही समेटते हैं। उम्मीद है कि पुराने आंकड़े, नए आंकड़े, उम्मीदों, ट्रिगर के बीच में हमारी जो एक हल्की फुल्की बातचीत है आपको पसंद आई होगी, और बाकी आप लोगों से अगले हफ्ते फिर इसी समय पर मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।